हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के इस नीट यूजी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं रिवीजन के थ्रू। और हमारा रिवीजन यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, क्वेश्चंस के थ्रू होता है। यहाँ सारी बातें की जाती हैं, ठीक है। लाइक थ्योरीज क्या इन्वॉल्व हैं और उनके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ बस मैं ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर दिया और चला गया। मैं हर एक क्वेश्चन को क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ, यहाँ पर उनके आंसर आप तक पहुँचाता हूँ, उनसे रिलेटेड सारे कंसेप्ट की बात करता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग अभी नए आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं और ऑलमोस्ट 70% ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर दिया गया है। और इसी क्रम में हम लोगों ने कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो आज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉडल पेपर होगा, मॉडल क्वेश्चंस होंगे। और ये आज पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। मॉडल क्वेश्चंस के मैंने 3 पार्ट्स बनाए इस चैप्टर के लिए, आज हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। सो कल काफ़ी हद तक कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे और मैंने बोला था कि आप लोग जब भी इस क्लास में आइए तो थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में पढ़ के आइए, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर सकें, सब कुछ हवा के ऊपर से ना जाने लगे, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे वहाँ जो जो चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व हैं उनको अच्छे से रिवाइज किया जा सके। और मेरा थ्रू आउट यही एक मकसद है इस सीरीज के थ्रू कि आपको 3000 से 3500 क्वेश्चन बढ़िया वाले एकदम, ठीक है, डिटेल्ड दे दिए जाएं, डिटेल सोल्यूशन के साथ दे दिए जाएं, ताकि कोई भी अगर एक बार पूरा पढ़ाई कर चुका है वो इसके थ्रू अगर चला जाए तो उसको दोबारा किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। दीज वीडियोज विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ होगा, हर एक लेक्चर सीरीज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 क्वेश्चंस रखता हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। हेलो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे ताकि आप हर एक लेक्चर को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाइए, ठीक है। और इन सारे लेक्चर्स का आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर पे फोकस कीजिए। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे लेक्चर के बाद मिल जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। काम आए तो अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको और फॉलो करते रहिए, ठीक है, बहुत काम आएगा। तो इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है। हेलो राज, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, बस लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे, थोड़ा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। अगर स्पीड से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा, वैसे ही मेरी स्पीड नॉर्मल है, सब लोग कॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ मैं। मेरा नाम जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं, शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रही है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड में, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग अभी आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप इस समय इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। ये है अनअकैडमी, और अनअकैडमी में आपको सारे अच्छे अच्छे टीचर्स एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाइए। और अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो सारे लेक्चर्स को बहुत ही आसानी से मोबाइल ऐप्स पे देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं। बेटा ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स का वेल स्ट्रक्चर्ड होना, लाइव टेस्ट क्विजेस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वरना अगर आप डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि जब प्रिपरेशन किस तरीके की, अगर आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो एक होता है ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो प्रिपरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, कि मेहनत कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हो, कितना गए हो, ये सब पता होना जरूरी है। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए, लाइव टेस्ट क्विजेस होने चाहिए जो आपको यहाँ एक साथ मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आपका कोई लेक्चर मिस होता है तो आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो वीडियोस का, ठीक है, जो कि बहुत काम आते हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम दाम पे मिलती हैं। यू कैन सी द प्राइस। ये अगर आप देखिए तो 2 साल की फीस है 36,000, ठीक है। और 1 साल की फीस अगर हम देखें तो है 30,000। तो 2 साल का कोर्स लेना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 1 महीने में तो क्रैश कोर्स भी नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बढ़िया, तो 2 साल की जरूरत होती है। सो 2 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए। और अगर आप मेरा कोड SHUBH उस दौरान यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट
डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल हैव टू पे 32,400 रुपीज ओनली। सो प्लीज अगर आप लोग इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको तैयारी अपनी और भी बेहतर बनानी है तो प्लीज ये कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए, ठीक है। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कंटिन्यूएशन में होगा वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आयनिक मोबिलिटी से रिलेटेड। कह रहा है द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर। तो कहा जाता है कि स्मॉलर द साइज, बेटर द मोबिलिटी। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, जिसका साइज जितना छोटा होगा वो आसानी से मूव कर पाएगा। स्मॉलर द साइज। हाँ ऋषिका, शायद कल से 2 क्लास होगी, कल से अगर नहीं होगी तो परसों से 2 क्लास पक्का होगी, ठीक है। अगर कल से होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, स्मॉलर द साइज बेटर द मोबिलिटी, ये चीज होता है। बट अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें, इन एक्वस सोल्यूशन हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रेशन हो जाता है और वी कंसीडर द हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है, हमको क्या कंसीडर करना होता है, हाइड्रेटेड रेडियाई कंसीडर करना होता है। और स्मॉलर द आयन, मोर द हाइड्रेशन, मोर द हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है भैया। तो अगर ऐसे पूछता कि नॉर्मली, मतलब अगर सोल्यूशन वगैरह नहीं है, एब्सोल्यूट में किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो भैया जिसका साइज सबसे छोटा होगा। लेकिन जब यहां आओगे तो पहली नजर में क्या जादू हो रहा है कि Li प्लस सबसे छोटा लग रहा है, बट इन सोल्यूशन इट इज द लार्जेस्ट इन सोल्यूशन। Li प्लस लार्जेस्ट हो जाता है सोल्यूशन के अंदर। क्यों भैया? क्योंकि इसकी साइज छोटी है। सबसे बड़ा साइज इसका है, लेस हाइड्रेटेड, लीस्ट हाइड्रेटेड है यहां पर, लीस्ट हाइड्रेटेड, स्मॉलेस्ट रेडियाई, स्मॉलेस्ट रेडियाई। सो स्मॉलेस्ट रेडियाई तो क्या होगा, मोर मोबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉलर द साइज बेटर द मोबिलिटी, और इन एक्वस सॉल्यूशन वी कंसीडर द हाइड्रेटेड रेडियाई। सो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेटेड रेडियाई कंसेप्ट, किसका सबसे ज्यादा होगा, रेडियाई सबसे कम होगा आरबी प्लस का। हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ आरबी प्लस सबसे ज्यादा है, बट इन सोल्यूशन हाइड्रेटेड रेडियाई आरबी प्लस का सबसे छोटा है बिकॉज ऑफ लीस्ट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर फ्लोइंग फॉर, और हाँ यार, कल वो जो क्वेश्चन था ना नस्ट इक्वेशन वाला, सब लोग सुन लो ध्यान से। कल जो नस्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन था उसमें देखो हम लोग माइनस करना था, हम लोग प्लस कर दे रहे थे बार बार। सो उसको मैंने जो पीडीएफ डाला है वो करेक्ट करके डाला है, तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग कर सही रहे थे, हम लिख गलत दे रहे थे। ठीक है, प्लस माइनस का उलट फेर हो रहा था, तो वहां शायद 0.26 आया था आंसर। वो वाले क्वेश्चन पे आप लोग रिफर कर लीजिएगा, लास्ट से शायद वो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। A current of 9.65 एम्पियर फ्लोइंग फॉर ये डिपॉजिटेड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो कल ही हमने बोला था कि जेड आई टी होता है W इज इक्वल टू, ठीक है, और जेड आई टी इज इक्वल टू क्या होता है, E/F होता है ना, W। तो E निकालना है, F 96500 होता है, I कितना है 9.65 एम्पियर है। कितनी देर के लिए फ्लो किया गया है, 10 सेकेंड के लिए किया गया है, अरे 10 मिनट के लिए। तो सेकेंड कितना हो जाएगा, 10 × 60 हो जाएगा। वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, 3। तो भैया काट दो सब, है ना, काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 3 × 96500, है ना, डिवाइडेड बाई ये 10, ये 965 हो जाएगा, इंटू 6। ठीक है, ठीक है, ये गुड गुड गुड, अगर कर लिया तो अच्छा है। 100 और ये 2 बार काट दिया, ये हो गया 50। सो 50 इज द आंसर, 50 विल बी द इक्विवेलेंट वेट। कल आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस कर ही लिया है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन और ये मास निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, 50 विल बी द आंसर, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते आगे, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हम बताए थे ना कल,
जिसमें भी कंबशन के थ्रू निकाला जाता है, कंबशन रिएक्शन को यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हीट को, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। तो ये एक फ्यूल सेल है और इस फ्यूल सेल में कह रहा है इसका डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट -600 किलो जूल दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। तो यार हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल होता है ना, -NFE सेल होता है। तो यार डेल्टा जी हमको दे दिया -600 किलो जूल यानी कि 10⁻³ माइनस एन, एफ की वैल्यू होती है 96500 और ई सेल आपको निकालना है। तो आपके रास्ते में रोड़ा कौन लटका रहा है, ये है आपका एन वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द एन वैल्यू, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर क्या है, हाइड्रोजन को NH2NH2 बोलते हैं ना, NH2NH2 में O2 कर दिया और ये N2 गैस बना दे रहा है और क्या बना दे रहा है, 2H2O बना दे रहा है। सो यार एन फैक्टर निकालना तुम लोगों को उतने मन से सिखाया था मैंने। अगर हम यहाँ देखें तो नाइट्रोजन का कितना है, -2 है, यहाँ भी कितना है, -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ 0 है। सो -2 से अगर नाइट्रोजन एटम 0 में जा रहा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है per nitrogen atom. And how many nitrogen atoms are there in hydrogen? There are 2 nitrogen atoms. तो total loss कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल लॉस होगा, यानी कि यहाँ पर n वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी फॉर दिस रिएक्शन। सो अगर n 4 आ रहा है तो हम अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, और जब हम कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ लिखा जाएगा -4 × 96500 ई सेल, ठीक है, और ई सेल इज इक्वल टू, अब माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 600 से तुम्हारा ये 00 कट गया, तो ये आ कितना गया, ई सेल इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 4, 965 इंटू 4 इतना ही आ रहा है ना यार, देखो एक बार, -600 किलो जूल, 600 किलो जूल है और ये है। सो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कुछ आगे पीछे हो गया क्या कैलकुलेशन में, समथिंग रॉन्ग। इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, कितना आता है देखिए, कितने के आसपास आ रहा है, कैलकुलेट इट। हाँ 1.55 आएगा, 1.55 के आसपास आएगा, ठीक है, 1.55 आएगा। तो 1.55 के सबसे नजदीकी कौन है, थर्ड ऑप्शन है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है ना यार, 6 भी तो है, हाँ 6 भी तो है ये, तो 1.55 के आसपास आ रहा है। सो 1.57 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। सो द solution having more number of ions will have the highest specific conductance। ये बात याद रखिएगा बस, बाकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अब ये देखो 0.1 मोलर सारे के सारे हैं, तो यार सबसे स्ट्रांग ये दोनों तो वीक हैं, इनको छोड़ ही दो। इसमें देखो ये केवल 2 आयन दे रहा है, ये कितने आयन दे रहा है, 3 आयन दे रहा है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे हाई होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जनरली जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी सोल्यूशन का, डाइल्यूशन करने पे मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन ये होता है कि यार आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं उनको
मूव करने के आसानी रहता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो जाते हैं तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे घटता है, याद रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KMnO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, तो भैया सॉल्ट ब्रिज पढ़ा है ना सब लोगों ने कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग खाने होते हैं, उनको जोड़ने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, यही होती है ना सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि इनकी इंटरमिक्सिंग ना होने दे लेकिन इनके आयंस को जाने दे। तो आपको कैरियर आयंस चाहिए होते हैं, और कैरियर आयंस मिलते हैं यहाँ सॉल्ट ब्रिज में। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो भरा जाता है उसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इसके आयंस की एक कंडीशन होती है कि जो आयन आप वहां यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट आप वहां यूज कर रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट नंबर लगभग बराबर हो, मतलब उनकी वेलोसिटी लगभग बराबर हो। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ K प्लस एंड नाइट्रेट आयंस आर नियरली सेम, सो दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन वुड बी इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कप्पा, कप्पा दिया हुआ है 26 × 10⁻⁻²। तो पूछ रहा है लैम्डा n क्या होगा, है ना। सो लैम्डा n इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा n इज इक्वल टू होता है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। लेकिन भैया नॉर्मेलिटी तो पता ही नहीं है, हमको पता है H2SO4 की क्या दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है 1 मोलर। n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, because normality is equal to n factor into molarity. So we can put this value 1000 into kappa, that is 26 into 10⁻⁻² divided by 2। तो ये कितना आ जाएगा यार, 260 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो यानी कि 130 विल बी द आंसर, ठीक है, 130 विल बी द आंसर। सो 130 को क्या लिखा जा सकता है, 1.3 into 10⁻², यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़े आगे, सबको समझ आ गया कैसे हुआ, बढ़े आगे, सबको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट कोरोजन आर, ठीक है, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन मेटल। तो भैया कोरोजन जो होता है, कोरोजन कई बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये तो सही बात कह रहा है ना, ये तो सही बात कह रहा है। क्यों, क्योंकि भाई जो जितना रिएक्टिव होता है उतना ही तेज से कोरोड होता है ना। भाई तुम सोडियम ले लो, सोडियम ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसको रखो एटमॉस्फेयर में, देखो 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिथियम ले लो, जल जाएगा। आयरन क्या है, कुछ दिन चलता है, जंग लग जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सोने के जो गहने होते हैं, ठीक है, चांदी के जो गहने होते हैं, 100 साल, 2 साल, हजार साल से पड़े हुए हैं, खराब नहीं हो रहे हैं। सो दिस डिपेंड अपॉन कि आपका जो मेटल दिया हुआ है वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, इस बात पे डिपेंड करेगा। नहीं तो भैया तुम सोडियम की माला बना के पहन के घूम रहे होते, है ना, सोडियम की माला कभी बना के पहन के घूमो, देखो जल जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी मैटर्स, रिएक्टिविटी मैटर्स। इफ द मेटल इज रिएक्टिव इट विल गेट कोरोडेड फास्ट, और अगर मेटल इनर्ट है तो उसकी कोरोजन की रेट बहुत स्लो होगी, यानी कि दिस वन इज करेक्ट। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सो हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने लोहा रखा हुआ है बाहर और उस लोहे के आसपास मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है तो कभी कोरोजन नहीं होगा, वो साफ सुथरा पड़ा रहेगा। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर होता है, दैट इज वाई कोरोजन हो पाता है। कोरोजन होता कैसे है, देखो ये तुम्हारा मेटल सरफेस है, मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी होती है, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल का डेफिनेशन है, ठीक है, मेटल का डेफिनेशन है कि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब यहां अगर H2O है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है एटमॉस्फेयर में, दे विल बी फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एसिड होने के नाते अपना कला दिखाएगा, ठीक है। जब ये अपनी कला दिखाएगा तो ये एटमॉस्फेयर में कुछ H+ भी छोड़ेगा और कार्बोनेट आयन भी छोड़ेगा। अब ये H+ इस मेटल के सरफेस के आसपास आ गया, है ना, इसकी विसिनिटी में आ गया। तो जब ये इसकी विसिनिटी में आएगा तो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे थे उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, नेसेंट हाइड्रोजन बना लेगा, एंड दिस नेसेंट हाइड्रोजन विल बी हाईली रिएक्टिव।
पूरी कहानी जाके पढ़ लीजिएगा कोरोजन की, ठीक है। अब ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, मेटल एनोड का काम करेगा, तुम्हारा एटमॉस्फेयर कैथोड का काम करेगा। तो ये इनिशिएट कर रहा है, ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन बनना है, इसकी वजह से सारा काम हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ये कोरोजन हो रहा है, ये हाइड्रोजन बनता ही नहीं, अगर H+ बनता ही नहीं तो ये चीजें हो पाती तुमको लगता है, और ये अगर नहीं हो पाता तो कोरोजन होता नहीं होता। तो ये रीजन है जिसकी वजह से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर ट्रिगर्स, ये भी ट्रिगर कर रहा है तुम्हारी किस चीज को, कोरोजन होने को। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन मेटल्स, बिल्कुल अगर कुछ इंप्योरिटीज है, मान लो तुमने ले लिया सोना ले लो, ठीक है, अगर गोल्ड में इंप्योरिटी पड़ी हुई है ज्यादा दिन तुम्हारा नहीं चलेगा वो गहना। क्यों, क्या होगा, क्योंकि जो इंप्योरिटी है शायद वो इंप्योरिटीज जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये तीनों के तीनों रीजन हैं जो कोरोजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। क्लियर हो सभी लोग यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होनी भी नहीं चाहिए, बढ़ते हैं आगे। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है ना, ठीक है। कह रहा 9 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोलाइज कंप्लीटली विथ 50% करंट एफिशिएंसी, ठीक है। अगर 50%, पहले तो यहां सवाल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 50% करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। करंट एफिशिएंसी का मतलब होता है, जैसे मान लो करंट एफिशिएंसी पहले 100% रहती, सो 100% करंट एफिशिएंसी का मतलब ये होता कि जितनी भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी वो पूरी यूज हो रही है। अभी क्या है, 50% का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारा 1 एम्पियर जा रहा है तो 0.5 ही वहां काम कर रहा है, 100 एम्पियर जा रहा है तो वहां 50 एम्पियर ही काम कर रहा है, ऐसा सा सीन है, ठीक है। सो अब देखो, अगर हम H2O को लें, अगर हम H2O की बात करें, H2O को तुम इलेक्ट्रोलाइज करने जा रहे हो, तो H2O को इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो H2O के पास दो आयंस होते हैं, H+ होता है और OH- आयंस होता है, ठीक है। H+ तो अपना काम कहां कर देगा, कैथोड पे। ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पे क्या होगा, H+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, हाफ H2O बना दिया, लो काम खत्म, हाफ H2 बना दिया। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो तुम्हारा ये OH- है, ये OH- क्या करता है, O2 भी बनाता है और H2O भी बनाता है, तो भैया ये हाफ हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करा दो, ये एनोड पे काम हो गया। तो अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये सब तो तब होता है, ये सब तो तब होता है जब आप आ, जब आप क्या कर रहे होते हो, 100% एफिशिएंसी होती, ठीक है, 100% एफिशिएंसी अगर होती तो, अब ये देखो 18 ग्राम को 18 ग्राम को कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, 1 फैरेड चाहिए थी, ठीक है। सो 9 ग्राम का मतलब हुआ, 9 ग्राम का मतलब हुआ हाफ मोल, हाफ मोल विल रिक्वायर हाफ फैरेड in normal condition, but due to 50% current efficiency it will require 1 farad for this amount। इसी अमाउंट के लिए इसको कितने की जरूरत पड़ जाएगी, 1 फैरेड की जरूरत पड़ जाएगी। और अगर 1 फैरेड की जरूरत पड़ी, 1 फैरेड की जरूरत पड़ी तो क्या कह रहा है, 9 इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली विथ, तो सभी लोगों को ये समझ आया ये मैंने कैसे किया है, ठीक है, सभी लोगों को समझ आया। तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन, विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ये कुछ अटकने लगा था यार, वो मैं देख रहा था, ठीक है। तो विच आंसर शुड बी करेक्ट, 1 farad electricity will be needed, 5.6 liter of oxygen at STP will be formed। क्या कह रहा है, 9 ग्राम है which is electrolyzed completely with 50% current efficiency, ठीक है, करंट एफिशिएंसी 50% है, तो 50% करंट एफिशिएंसी, तो सीधा सीधा ZIT
50/100 अगर लगा दे तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाना चाहिए 5.6 लीटर। उस हिसाब से यार 5.6 लीटर तो बनेगा, ठीक है 5.6 लीटर बनेगा क्योंकि 22.4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपको 9 ग्राम H2O is electrolyzed, C option 1/4, 1/4 ये सही है। हाँ सी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्या आप देख रहे हैं ना 50% करेक्ट एफिशिएंसी के साथ है ना। तो उससे 18 ग्राम के लिए तो इस तरीके से होता है, 50% करंट एफिशिएंसी है तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 9 ग्राम के लिए 2.8 लीटर आना चाहिए था, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22.4, डबल करके आ जाएगा, 2.8 का डबल कितना होगा 5.6 लीटर होगा, तो 5.6 लीटर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ लेड एसिड स्टोरेज सेल द रिएक्शन एट एनोड इज, तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, लेड स्टोरेज बैटरीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो सेकेंडरी बैटरीज का आप लोगों को पता होना चाहिए, इन्वर्टर में जो यूज होती है ना ये सारी लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, तो वहां क्या हो रहा होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज क्या रिएक्शन हो रही होती है और ड्यूरिंग रिचार्ज क्या रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। सो डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है वहां पर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, रिचार्जिंग की बात कर रहा है। रिचार्जिंग के टाइम पे, रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होगा बताइए। आप सभी लोग ये पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं, सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं आप लोग। देखो डिस्चार्ज के टाइम पे क्या होता है, PbO2 होता है, PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है और Pb PbO2 और Pb भी PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है किस टाइम पे, डिस्चार्ज के टाइम पे। रिचार्जिंग के टाइम पे उल्टा होता है, रिचार्जिंग के टाइम पे तुम्हारा PbSO4 ही, ठीक है, PbO2 में भी कन्वर्ट होता है और PbSO4 ही Pb में भी कन्वर्ट होता है। तो ये PbSO4+2 से ये इस समय कैथोड होती है और ये इस समय क्या होती है, एनोड होती है। तो ड्यूरिंग रिचार्ज एनोड पे क्या हो रहा है, 2+ से +4 में जा रहा है, ठीक है। तुम खुद देखो यार, तुम लोग ये कैसे कह सकते हो, फोर्थ ऑप्शन कैसे करेक्ट कह सकते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कैसे कह सकते हो, एनोड बोल रहा है ना, एनोड पे कभी रिडक्शन होगा, दिस इज रिडक्शन ना, तो ये कहीं भी अगर हो रहा है तो ये कैथोड होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो एनोड का ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट ही दो, ये दो ऑप्शन एकदम काट दो कि ये तो एनोड कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनोड ये दोनों हैं, ठीक है। लेकिन डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, एनोड पे +4 में कन्वर्जन होता है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। पीबी से Pb2+ कहां बनता है, एनोड पे होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो ये देखो चार चीजें याद रखना, डिस्चार्जिंग के टाइम पे PbO2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4 यानी कि +4 से +2, तो ये कैथोड है इस टाइम पे, कब, डिस्चार्जिंग के टाइम पे। डिस्चार्जिंग के टाइम पे लेड 0 से जा रहा +2 में, ये इस समय क्या है, एनोड है, कब, डिस्चार्जिंग के टाइम पे। लेकिन रिचार्जिंग के टाइम पे चीजें बदल जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं, इन्वर्टर इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्टर इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। बस ये जो PbSO4 बना था ये वापस देखो Pb में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इवॉल्व H2 फ्रॉम एसिड, डाइल्यूट एसिड। सो इट्स ऑल गेम ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसे जाए अगर पूरी जगह नहीं थी, नहीं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता, तो जो पहले आता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से इधर जो लोग हैं दे कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये वाले क्या है, दे कांट, बिकॉज दे आर इनर्ट। ठीक है, सो यहाँ इनर्ट कौन है, विच वन इज इनर्ट हियर, भैया लेड, देखो लेड इससे ऊपर है तो ये निकाल पाएगा, मैग्नीशियम ऊपर है ये भी निकाल पाएगा, जिंक ऊपर है ये भी हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम इज इनर्ट मेटल एंड इट कैन नॉट, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो प्लैटिनम विल नॉट बी एबल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतना, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्लेट एन एरिया ऑफ इतना थिकनेस यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट इज। सो लेट अस चेक। देखो कॉपर सल्फेट को अगर हम देखें, कॉपर सल्फेट को, तो ये बनाता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, Cu2+ से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कि फॉर वन मोल 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल कॉपर। ठीक है, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अब आओ अगर हम देख लें कि हमको कितना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड कॉपर यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 8.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 10 इंटू 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थिकनेस थिकनेस एक्स दिया हुआ है कितना, 10⁻⁻² सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मास रिक्वायर्ड टू गेट डिपॉजिटेड, कितना मास चाहिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 8.94 ग्राम चाहिए। 8.94 ग्राम का मतलब हुआ 8.94 डिवाइडेड बाई 63.5 मोल, है ना। इसका मतलब हुआ 1 मोल के लिए 2 फैरेड चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए होगा, 8.94 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 2 फैरेड। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा एक बार। तो कहाँ गया कैलकुलेटर, कैलकुलेट करते हैं इसको। 8.94 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63.5, 63.5, सो ये आ रहा है 0.28 फैरेड। मतलब अगर आपको इतना गर्म करना है, इतना डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो आपको कितना करंट चाहिए होगा, यू विल नीड अप्रोक्सीमेटली कितना, 0.28 फैरेड। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन, सही आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक, a current of 9.6 ampere is drawn from a cell for 1 hour, then the loss in mass at anode and gain in mass at cathode respectively could be। ठीक है भैया, तो अब देखो कॉपर और जिंक में अगर देखा जाए, कॉपर और जिंक में, ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव,
मीन्स विल एक्ट एज एनोड। तो दोनों में देखो दो दो फेरेड का काम होता है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन होगा। मोर रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन में से, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होंगी यहाँ। तो इसमें क्या होगा, जिंक में लॉस होगा, कॉपर में क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। और दोनों के लिए 2 फैरेड से 1 मोल होता है। सो सबसे पहले फैरेडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा 9.65 एम्पियर। 1 आवर का मतलब 3600 है ना, 1 आवर का मतलब 3600। तो ये हो गया 965 इंटू 36 कूलम्स, implies that 965 into 36 divided by 96500 farad, यानी कि 0.36 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी इज देयर। 2 फैरेड से 1 मोल होता है, तो 1 फैरेड से कितना होगा, 1/2 मोल होगा। तो 0.36 फैरेड से कितना होगा, 0.18 मोल होगा। तो भैया कॉपर में लॉस इन मास ऑफ एनोड, तो एनोड कौन है, जिंक इज एनोड। इफ जिंक इज एनोड तो कितना लॉस होगा, लॉस 65 इंटू 0.18 कितना आ गया, 65 इंटू 0.18, 65 इंटू 0.18 11.7 ग्राम, ठीक है। और गेन होगा 0.63, अरे 0.18 इंटू 63.5, 0.18 इंटू 63.5, ये कितना आ रहा है 11.43। तो गेन बाद में पूछा है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। यहाँ क्वेश्चन में 2 चीजें थी, एक तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ही, दूसरा चीज ये डिसाइड करना था कि किसका गेन होगा किसका लॉस होगा, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं तो काम हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। इसमें भी नहीं होगा यार, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए किसका गेन हो रहा है किसका लॉस हो रहा है। समझ आई बात बच्चों, क्लियर हो सब लोग। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते आगे। Volume of gases evolved when dilute H2SO4 is electrolyzed using 2 farad at STP। तो भैया जब आप H2SO4 को तोड़ोगे, H2SO4 क्या करेगा, 2H प्लस लेगा, और कैथोड पे क्या होगा, ये 2H प्लस को 2 फैरेड अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो क्या हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इंप्लाइज दैट 2 फैरेड से 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो यहाँ कितना गैस इवॉल्व हो रही है, 22.4 लीटर। इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। भैया कोई जवाब तो दे दो यार। हाँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट 3 ही 4 लोग हो, वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो यार। बंद कर दूं क्या मैं पढ़ाना लिखाना, सबको आया समझ में, बढ़े आगे। चलो देखो, 2.5 Faraday of electricity is passed through a solution of CuSO4. The number of gram equivalents of copper deposited on the cathode will be, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो देखो क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ फेरेडे दिया हुआ है। तो यार CuSO4 है, CuSO4 में अगर देखा जाए तो 2 फैरेड से 1 मोल बनता है, ठीक है। सो 1 फैरेड से कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो 2.5 फैरेड से कितना बनेगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2 मोल बनेगा, है ना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो कितना हो जाएगा, 2 2.5/2 यानी कि 2.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।
सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। राज तुम्हारा आंसर तो आ जा रहा है, बाकी लोग नहीं जवाब दे रहे ना यार। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सी ऑप्शन सही है ना। चलें आगे। करा द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl सोल्यूशन एट 220 डिग्री सेल्सियस इज कितना है 0.02 mho per centimeter है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन इज इतना, द सेल कांस्टेंट इज। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा kappa is equal to G star, where G is 1 by R, तो G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/55 मो, है ना। कप्पा दिया हुआ है, कप्पा 0.0212 है ना, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। तो भैया कप्पा की वैल्यू रख दो 0.0212, जी की वैल्यू रख दो 1/55, जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया 55 इंटू 0.0212, 0.0212 इंटू 55 कितना आ जा रहा है 1.166, 1.166 सेंटीमीटर इनवर्स। सो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आया होगा ये सेकंड ऑप्शन कैसे हुआ। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अ सोल्यूशन इज 1 मोलर इन ईच, NaCl है, CtCl2 है, ZnCl2 है, to this Sn metal is added, which of the following is true, ठीक है, which of the following is true। तो सबका तुमको यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, फॉर एवरी रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन। तो अब देखो हमने तुम लोगों को बताया था कि रिएक्टिविटी कैसे होती है। मान लो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मोर पॉजिटिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होगा वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है ना, वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है, यानी कि दूसरे को क्या कर सकता है ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहां पर अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हुए चलें तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सबसे ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है सोडियम का, और सबसे ज्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम होने का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अच्छे से दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए, सारे ऑप्शन अगर देखें, Sn फोर्थ ऑप्शन से चेक करते हैं, Sn कैन रिड्यूस Pb2 + 2 Pb। तो आओ देख लेते हैं, मैं बोला था ना यहाँ पर सेल बना के देख लिया करो, Sn कैन रिड्यूस Pb2 + 2 Pb, ऐसा हो सकता है। तो अगर ये होगा तो Pb कैथोड हो जाएगा और Sn क्या हो जाएगा एनोड हो जाएगा। तो इसका E कितना आना चाहिए कैथोड Pb की, Pb कितना है, Pb कहाँ गया -0.126 माइनस एनोड, एनोड का कितना है, एनोड का कितना है माइनस वो 0.136, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन चेक कर लो, Sn कैन रिड्यूस Cd2+, तो अगर यहाँ पे ये कैथोड हो गया, कैथोड हो गया तो कैडमियम कितना है, कैडमियम -0.40 है, और माइनस कितना Sn का लिख लो -0.136, भैया क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। Sn कैन रिड्यूस, जिंक को कैथोड बनाओ, जिंक को कैथोड बनाओ, तो जिंक कितना हो गया -0.737 प्लस, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये तो निगेटिव आएगा ही आएगा। तो आप क्या करा कीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा रटने से बेटर है कि आप सेल बना के देख लिया कीजिए, जो सेल के लिए पॉजिटिव आएगा वो सेल हमारा पॉसिबल होगा, वो वाला प्रोसेस फिजिबल होगा, वरना दूसरा पॉसिबल नहीं होगा। आई बात सबको समझ में, सभी लोग समझ गए। हाँ बाकी में निगेटिव आ रहा है, बाकी में निगेटिव आएगा तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो, बढ़ते हैं आगे।
Equivalent conductance of NaCl, HCl, sodium acetate at infinite dilution are itna. The equivalent conductance of CS3COH at infinite dilution would be. So it is an example of Kohlrausch law. कोलरॉथ लॉ लगाना है, ठीक है। तो सीधा सीधा रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन लिखो कि अगर भैया, अगर CS3CONa है, CS3COH है, इसका रिएक्शन अगर हम NaCl से कराते हैं, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख लिया करो। इससे मान लो क्या बन जाएगा, CS3CONa बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो आपको CS3COH का निकालना है, इसको x मान लो। NaCl का दिया हुआ है, NaCl का कितना दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ है 126.45। ये इक्वल होगा CS3CONa कितना दिया हुआ है 91 प्लस HCl कितना दिया हुआ है 425.16। तो x कितना आ जाएगा 91 प्लस 425.16 माइनस 126.45। तो इतना घटाओ उठाओगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 91 है, 91 25 के आसपास आ गया, तो 4.5 25 के आसपास आ गया, तो इसमें से 400 के आसपास आएगा, 400 के आसपास आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन। गुड़ा गणित करके देख लो ना यार। 91 प्लस 425.16, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन और देख लो। 126.45 389.1 389.71, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो कोलरॉस लॉ तो यार सीधा सीधा मतलब एडिशन आना चाहिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो कोलरॉस लॉ अप्लाई कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। द क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड आउट द ई नॉट सेल फ्रॉम द गिवन डेटा। ये सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाले सेल का निकालना है। ई नॉट सेल निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। पहले वाले सेल का अगर हम देखें, ए ऑप्शन में कैथोड कौन है, कॉपर है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड मतलब कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक, ये दिया हुआ है कितना 1.1, ठीक है। दूसरा बी में दिया हुआ है क्या चीज, बी में दिया हुआ है एनोड, कैथोड तुम्हारा कॉपर है, तो कॉपर, ये कॉपर है, सॉरी सिल्वर है। ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस ई नॉट सी यू 2 प्लस सी यू, ये दिया हुआ है 0.46। आपको पता करना है किस चीज का, आपको पता करना है ई नॉट ए जी प्लस ए जी माइनस ई नॉट जेड इन 2 प्लस जी, ये कितना आएगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ एडिशन। अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा। सो इसको हम ऐड करते हैं तो वी विल गेट द सेम थिंग, और इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.56 आ जाएगा, ठीक है। 1.56 आ जाएगा, 1.56 आ जाएगा सीधा सीधा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। भानुशाली टेलीग्राम आईडी यार दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अबे राज वो सब छोड़ो, पढ़ाई ध्यान दो, मजा कहाँ ले रहे हो उतना। 1.56 विल बी द आंसर। कैसे आया, यहाँ इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा है ना, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। आप सीधा सीधा मैथमेटिक्स लगा दीजिए, इसी से हो जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो चाहते तो भाई इससे तुम जिंक का निकालते पहले, फिर ए सिल्वर का निकालते वैल्यू रख के, फिर वैल्यू पुट करते। तो क्यों गधों वाला काम कर रहे हो, सीधा सीधा ये करके आ जा रहा है। तो विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ये कॉपर का अगर वैल्यू नहीं भी पता है, एलिमिनेट करके सीधा आ जा रहा है। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैज टू हाफ सेल रिएक्शंस, ये द सेल वोल्टेज विल बी। सो दो हाफ शेल रिएक्शंस। अब ये देखो, ये बहुत एनालिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एनोड का काम करेगा ये, ठीक है। और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। फॉर ई सेल, ठीक है,
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। ठीक है, सो हियर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट माइनस आपका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -2.37, सो -2.37 लिख लीजिए, 2.37 सॉरी 2.37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37, तो ये आ जाएगा कितना 2.71 वोल्ट, और ये सारा कुछ किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, प्लस 2.71 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सभी लोगों को समझ आया ये कैसे, कि पहले जो गिवन डेटा है उससे मैंने ये पहचाना कि किसके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिसके भी पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, और जिसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और ये टेंडेंसी मुझे कैसे पता चलेगी, मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पी नॉट मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मोर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने पहले एनोड पहचाना, फिर इसके बाद कैथोड पहचानना, और फिर इसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से सबको ये समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ई नॉट Fe2 प्लस Fe इज 1। ठीक है, x1, ये क्वेश्चन में थोड़ा सही कर लेना, ये x1 है। ठीक है, दिस इज x1, इज x1, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इज x1। ई नॉट Fe3 प्लस Fe इज x2, तो Fe3 प्लस Fe2 क्या होगा, है ना। तो इसको, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लैटिमर डायग्राम। क्या बोलते हैं, लैटिमर डायग्राम के थ्रू होता है। क्योंकि देखो सेल पोटेंशियल इज बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तुम ऐसे सम सब्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी को कर सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे, इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को करेस्पॉन्डिंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके तब काम करोगे। तो एक मैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर का ये बनाऊंगा। ठीक है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस भी होता है, और Fe2 प्लस से Fe भी होता है, और Fe3 प्लस से डायरेक्टली Fe भी होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, Fe2 प्लस से Fe को x1 बोला गया है। ठीक है, और Fe3 प्लस से Fe को x2 बोला गया है। तो ये कितना होगा, इसको मैं E मान लेता हूं। ओके, तो E, अगर इसको मैं पाथ 1 मान लेता हूं, इसको पाथ 2 मान लेता हूं, इसको पाथ 3 मान लेता हूं, तो जो तुम्हारा डेल्टा, मैं आपको नहीं लगता यहां ये लिख सकता हूं कि डेल्टा G2 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G3, है ना। दिस पाथ इज सम ऑफ दीज पाथ ना। ठीक है, तो अगर ये हो सकता है तो डेल्टा G2 में E क्या है, माइनस एन Fe लगाओ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक का, तो -1 इंटू F E इज इक्वल टू, फर्स्ट पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का, तो -2 इंटू x1 इंटू -NFeF प्लस, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है G3 में, एक सेकंड, डेल्टा G2 में कितने का हो रहा है, डेल्टा G2 में तो यार एक सेकंड, डेल्टा G2 में 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ये x2 है, और यहां हो रहा है 1 का, और ये E हमको निकालना है। सो -F तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x2 इज इक्वल टू 2x1, है ना, प्लस E, तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x2 माइनस 2x। ओके, ये है अपना फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन लेड स्टोरेज बैटरी द एनोड रिएक्शन इज, जल्दी बता दीजिए ये चीज आप लोग, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, जल्दी बताइए। जब रिचार्ज और डिस्चार्ज कुछ ना दिया हो तो यू विल कंसीडर डिस्चार्ज। ठीक है, क्योंकि बैटरी का मेन काम होता है डिस्चार्ज होना, बैटरी का मेन काम होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। तो जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर।
ठीक है, उसमें देखो उस क्वेश्चन में डिस्चार्ज बोला था, ठीक है, रिचार्ज बोला था, है ना। यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज में मैंने क्या बताया था, डिस्चार्ज में एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, पीबी से Pb2+, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन हियर। समझ आई बात, क्लियर हो सब लोग? बाकी सब में रिडक्शन हो रहा है, वो भी देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैथोडिक रिएक्शन। अरे भाई, अब इतना सब करने के बाद अगर ये नहीं कर पाया आदमी, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, ठीक है। कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोडिक रिएक्शन का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया हो, है ना, जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है। जैसे यहां देखो प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, ये है। तो यहां भी आप क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, यानी कि ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो ये है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहां पर आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और जहां पे रिडक्शन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। सो यहां पर कैथोडिक रिएक्शन कौन होगी, आपकी थर्ड ऑप्शन होगी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विल बी द कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छी प्रॉब्लम थी ये, बहुत ही कंसेप्ट से जुड़ी हुई। अब जिसको आता होगा कि भाई, क्योंकि यहाँ बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड सब्सट्रैक्ट करके नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, जहां रिडक्शन होगा उसी को कहेंगे, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सभी को आ गया समझ में ये कैसे हुआ? पक्का? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा गिवन बिलो, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है, कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव डेटा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो मैं बोला ना, ये वाले क्वेश्चन बहुत घुमा देते हैं, मतलब इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको उसके घुमाए में नहीं मतलब परेशान होना है, आपको सीधा सीधा किस चीज पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि आप कितना ज्यादा कंसेप्ट से स्टिक कर रहे हो। समझे बात को? तो इसमें देखो कौन सा, Fe2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Br-। सो ये सब का सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाए, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव हो, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर निगेटिव हो। मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई Fe2+ और Fe2+ और Br- में किसका ज्यादा निगेटिव है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग। ये Fe2+ का दे दिया है यहाँ पर। कौन बेटर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होके क्या कर दे, जो खुद ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस करा दे किसी को, ठीक है। तो Fe2+ का देखो रिडक्शन पोटेंशियल -0.77 आ रहा है, ठीक है। और किसका आ रहा है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और हमसे पूछा क्या है, आंसर ये पूछा है, क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, Fe2+ इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एल्युमिनियम। तो नहीं भाई, उसका माइनस, तो ये तो गलत दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है। एल्युमिनियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+, ये करेक्ट दिया हुआ है। Br- इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Alg नहीं, Al3+ होगा, ठीक है। Br- इज स्ट्रॉन्गर, एक सेकेंड, आपका ये तो दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है ना, Fe2+ इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेटर है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन गलत होना चाहिए। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन शुड बी द रॉन्ग वन, और अगर ये रॉन्ग होगा तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट भी होना चाहिए। लेट मी चेक, एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन।
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल सबको समझ आ गया होगा ये कैसे हुआ। ठीक है, सी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो गलत क्या है, गलत आपका डी है, और हमको गलत को ही मार्क करना था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन। राज सी नहीं, डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, अभी और भी बाकी हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। एंड थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और आप लोग प्लीज मेरा कोड SHUBH यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो प्लीज उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा ये कोड शेयर करेंगे। इन कोड को यूज करके आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जाके आप लोग ये जो PDF अभी का है इसको डाउनलोड कर लीजिए और तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आज का हमारा टाइम टेबल है कि शाम को हम लोग 7 PM to 8 PM आज हमारी लास्ट क्लास होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। आज मैं डिस्कस करूंगा वन टॉप फैक्टर। तो प्लीज आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वन टॉप फैक्टर के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, और इन वीडियोस के साथ साथ 5 जुलाई को मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, 4 आवर स्पेशल क्लासेस होंगी अनअकैडमी पे। वहां पे मैं 2019 और 2018 के पेपर्स का क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग ये स्पेशल क्लासेस को भी अटेंड कीजिए। और कल हमारा टाइम होगा यही 3 से 4, या मैं टाइम अगर अपडेटेड होगा मॉर्निंग भी हो सकता है। 2 क्लासेस अगर होती हैं तो एक मॉर्निंग होगी, एक 3 से 4 तो होगी। कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, इतना आप लोग करिए, है ना। और जाके अभी PDF डाउनलोड कर लीजिए, फिर शाम को मिलते हैं, शाम की क्लास में देखते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।